अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज संडे का दिन है, इतवार का दिन है और शो का आगाज़ करेंगे अपने उसी अंदाज से जिस तरह हम यूजुअली करते हैं। टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे और साथ साथ अखबारात की जो हेडलाइंस हैं वो क्या कह रही हैं, कौन सा मर्ज़नामा पेश कर रही हैं, इसे भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा फिटनेस कितनी ज़रूरी है, क्योंकि फिट रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप कुछ खाते हैं या फिर डाइट प्लान इस तरह के हैं या रूटीन इस तरह की है कि जिसमें फिटनेस को पॉसिबल रखना मुश्किल है, मुमकिन काम नहीं है, तो किस तरह उसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ आजकल की खवातीन हम देखते हैं कि हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना खड़ी दिखाई देती हैं और आज की जो खातून है, खवातीन हैं, वो बहुत एम्पावर्ड हैं और हम देखते हैं कि आईटी सेक्टर में भी खवातीन ने बहुत नाम बनाया है। क्या क्या चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, इसे भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने कल एक बहुत खुशखबरी आवाम को सुनाई है, जिसमें इसहाक डार साहब ने कहा कि जो बजट है वो 9 जून को पेश किया जाएगा और ये जो बजट है कोशिश की जा रही है कि आवाम के लिए कुछ रिलीफ लेके आए। साथ साथ जो इकदाम किए गए हैं और मुल्की मईशत को बेहतरी की जानिब जाने के जो सिग्नल्स दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, वो हमने देखा कि पेट्रोल की मद में 20 रुपये कम कर दिए गए और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं एलएनजी प्रोडक्ट्स में कमी आई है। साथ साथ कुकिंग ऑयल जो है यूटिलिटी स्टोर्स पर उनकी कीमतों में भी कमी कर दी गई है और एक बहुत खुशाइंद अमल है। और जिस तरह डॉलर ने जो एक हाइक पकड़ी हुई थी, थोड़ा बेहतरी आई है उसमें भी। यकीनन हुकूमत कोशिश कर रही है कि बजट से पहले पहले आवाम को रिलीफ दी जाए और जो बजट आ रहा है उसके बाद एक बड़ा जो रिलीफ है आवाम को अनाउंस किया जाए। लेकिन कोशिश यही है हुकूमत की कि किसी तरह इस सारी सिचुएशन में, जो कि पॉलिटिकल अनरेस्ट एक तरफ है, फिर उसके बाद जो मुल्क की मैशियत है, दिवालिया की खबरें और उसके बाद इस तरह की स्पेकुलेशंस के बाद ये जो रिलीफ का अमल था ये मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी हुकूमत कोशिश कर रही है कि रिलीफ दी जाए और साजगार माहौल जो है वो दिया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम राजपूत साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। कासिम साहब, कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया आपको। अच्छा कासिम साहब, देख रहे जिस तरह की डिफॉल्ट से की खबरें आ रही थी और फिर इसहाक डार साहब ने, वजीर खजाना साहब ने कहा कि हम डिफॉल्ट से बच चुके हैं और बाहर निकल आए हैं और जो 9 जून का बजट है वो यकीनन कुछ अच्छी चीजें लाने को है आवाम के लिए। क्या समझते हैं जो बजट आने वाला है वो कुछ रिलीफ ला पाएगा? आप देखें कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है आपकी मईशत पे और जी जो मामलात हैं उस पे। और 2018 के बाद जिस तरीके से सियासी सूरत हाल रही है उसके असरात आपकी मईशत पे बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। जी और ये जो आप डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं या मजमूई तौर पे जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ चीज़ों जी की कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों की क़ुव्वत खरीद जो है वो उस पोजीशन में नहीं है कि उनको ख़रीदा जा सके। तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास सियासी इस्तेहकाम रहा जी ही नहीं है। और जब आपके पास सियासी इस्तेहकाम रहेगा, एक सियासी जमात हो या इत्तेहादी हुकूमतें हों, जब तक वो मईशत पर सर जोड़ कर नहीं बैठेंगी तब तक आपके इशूज रिजॉल्व नहीं होंगे। हाँ, और सही ये हो सकता है कि जैसे एक मरीज को आपने इंजेक्शन लगा दिया या उसको किसी और तरीके से वेंटिलेट कर दिया, वो वक्ती तौर पे तो बच सकता है लेकिन जी उसका मुस्तकिल कोई इलाज नहीं। जब तक आप उसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं ढूंढेंगे तब जी जी तक आपकी यही सिचुएशन आपकी मईशत के साथ रही है। तो मेरे ख्याल में जब तक आपकी मुस्तकिल पॉलिसियाँ नहीं रहेंगी और वो पॉलिसियाँ आवाम दोस्त नहीं होंगी तब तक आपकी माशी सूरत बेहतर नहीं आएगी। लेकिन माशी सूरत हाल की जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, कि लोकल इन्वेस्टमेंट कितनी है, बाहर जी से इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो डायरेक्टली आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन से, आपके पास जी सियासी जी इस्तेहकाम होगा तो आपके पास इन्वेस्टमेंट लोकल इन्वेस्टर भी आएगा। जी जी आपने खुद देखा कि गुज़िश्ता 3-4 सालों में जो सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, इस वजह से आपके जो लोकल इन्वेस्टर थे वो भी जी जाके अफगानिस्तान, आपके पड़ोसी ममालिक बांग्लादेश और श्रीलंका में, इवन मलाइशिया, जितने जी जी ममालिक हैं वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर रहे। तो इस सिचुएशन में जब आपका लोकल इन्वेस्टर ही भागा जा रहा है तो बाहर से आना तो बहुत मतलब कोई, मैं नहीं समझता कि ऐसी सिचुएशन है कि बाहर से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके पास आ जाए। सही तो इस सिचुएशन में बजट बनाना बहुत एक बड़ा चैलेंज होता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, लोकल इन्वेस्टर भी आपका ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। जी तो सबसे पहले तो है कि हुकूमत जो भी हो वो जब तक आपके लोकल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट नहीं, क्योंकि आप गवर्नमेंट जो भी हो जी वो उनके पास वसाइल तो इतने नहीं है कि या तो कर्जों से आप बजट बनाए, मईशत को चलाएं, या अपनी लोकल इन्वेस्टमेंट को बेहतर जी करें। तो मैं जी समझता हूँ कि
मौजूदा हुकूमत ने इस हवाले से तो अच्छी बात की है कि एक तो सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिश की है कि जी। जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके साथ बैठकर डायलॉग करके और मईशत के हवाले से हो, बजट के हवाले से हो, तो मैं समझता हूँ कि आपकी मईशत तभी मुस्तहकम हो सकती है जब तक आप मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं। तो और अच्छी बात है कि ये जो सिंगल या टू जी, पार्टी जी। सिस्टम के बजाय बहुत सारी इत्तेहादी जमातें मिलकर कोशिश कर रही हैं कि इस मुल्क को जो सूरत हाल है और जिस माशी दलदल में मुल्क फंसा हुआ है जी। उसको बाहर निकाला सही, जाए। तो सही। उम्मीद कर सकते हैं कि जो वसाइल हैं उसको मद्देनजर रखते हुए एक मुतवाजन अच्छा बजट तो मुश्किल ही है पाकिस्तान में अब इस सिचुएशन में, लेकिन मुतवाजन बजट जो है राइट, राइट। वो दिया जाए। अच्छा कासिम साहब, अखबारात की तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो आज की जो शेयर सुर्खियां हैं यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक टॉप हेडलाइन डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। तुर्क कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, वज़ीर आज़म साहब का ऐसा कहना था क्योंकि वो तुर्किया के विजिट पे हैं और सदर उर्दगान की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी उसमें भी शामिल हुए। साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी आलमी मसाइल के हल के लिए मुतहद होना होगा, ये ऐसा कहना है उर्दगान साहब का, सदर उर्दगान साहब का। क्या कहेंगे जो तुर्किया के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, हमने देखा कि हमेशा मुश्किल वक्त में ख़ास तौर पर ज़रूर साथ दिया और फिर उसके बाद जिस तरह कल पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब मिले हैं टर्किश बिजनेसमैन से, वो किस तरह की इस सिचुएशन देखते हैं इस पूरे सिनेरियो में? मैंने जो पहले बात की ये बिल्कुल उसी से कनेक्टेड है जी, कि आपके जब तक दोस्त ममालिक या आपकी पॉलिसीज पे ट्रस्ट करने वाले नहीं होंगे जी, और आपने देखा कि जब तक माजी में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी जी, तो खास तौर पे तुर्किया ने पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मदद की। बिल्कुल, जी, और जी, सिर्फ ये नहीं कि कोई हमें कोई पैसों के बैग भर के दे दिए, लेकिन वो इन्वेस्टर वहाँ के आए। जी, हमने उनको मुख्तलिफ जो शोबा जाते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट ऑफर की और उन्होंने वो ऑफर जो है वो कबूल कर ली। खास तौर पे ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से जी, थी या सिंध में इनके बहुत बड़े मंसूबे जो एनर्जी और पावर प्रोजेक्ट्स के चल रहे थे, इस हवाले से पंजाब में और दीगर सूबे में भी उनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। तो जी, यही तरीका है कि आप अपने दोस्त ममालिक के एतमाद पर जब पूरा उतरेंगे तो आपके पास माशी सूरत भी बेहतर होगी और जी, उसका माशी सूरत का डायरेक्ट आपके सियासी सूरत से है वास्ता। और सही, मेरे ख्याल में सियासी सूरत इतनी अच्छी है कि अब आपके जो दोस्त ममालिक हैं खास तौर पे गल्फ में हो या जैसे आपने तुर्किया वगैरह की बात की, तो मैं समझता हूँ कि जी, इसके और इस जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर साहब का उसके असरात अच्छे नजर आएंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा एक और हेडलाइन है, नुकसान जो होना था हो चुका, अब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, इसहाक डार साहब, वजीर खजाना साहब का ऐसा कहना था। और यकीनन हम देख रहे हैं कि बार बार कोशिश की जा रही है वफाकी वजीर खजाना साहब की जानिब से कि अवाम को किसी तरह इस टेंशन और डिप्रेशन के माहौल से दूर लेके जाया जाए, चाहे एक अच्छी उम्मीद दिलाई जाए हुकूमत की जानिब से, और ऐसी कोशिशें बार बार की जा रही हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से। क्या कहेंगे? जी देखिए, हमारे पास लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, जी, लाइव स्टॉक पे, और आप ऐसी पॉलिसियां ले आए जिससे आपकी ये दो शोबे अगर अपने पाँव पे खड़े हो गए तो पाकिस्तान के और मामला हल हो सकते हैं। जी, लोग देखते हैं शायद सरकारी नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, जी, उससे लोगों की कुव्वत खरीदी या रोज बरोज के जो मसाइल हैं उससे हल होंगे, वो हल नहीं हो सकते जब सही, आपके पास अपनी लोकल इन्वेस्टमेंट जो जी, जी, ज़राअत के शोबे में हो या और सनतें उनके शोबे में हो या आपकी लाइव स्टॉक में हो, जी, तब तक इशू नहीं होंगे। और हुकूमत का काम है कि ऐसी पॉलिसियां बनाना जिससे आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट भी बढ़े और जो आपका 60 या 70% ज़राई शोबा है वो आपको डिलीवर करके दे जी, दे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत वक्त हो और ख़ास तौर पे क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ हो या जी, जी, शहबाज शरीफ साहब हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, ये कोशिश करते कि सनतों पर या सनतकारी पर या एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ही फोकस करते। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इन शोबों को और लोकल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपने एग्रीकल्चर को बूस्टअप दिया, उनके लिए कोई आवाम दोस्त पॉलिसियां ले आए। लाइव स्टॉक आपके पास बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको हमने हमेशा नजरअंदाज किया हुआ है, उसको हम अगर बूस्ट कर सकते हैं तो इससे आपके लोकल इन्वेस्टमेंट भी जी, बढ़ेगी, लोकल जो है रोजगार भी बढ़ेगा। सही, और ये वक्त चला गया कि आप समझ लें कि गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट जो है वो रोजगार देने की पोजीशन में आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के माशी सूरत या सूबों के जी, माशी सूरत मजमूई तौर पर वफाक और सूबों के ऐसे नहीं है कि राइट, लाखों लोगों को आप रोजगार दे के मुल्क की
खास तौर पे जो गुर्बत है या जिस तरीके से महंगाई है उसको कंट्रोल कर जी जी। सके। तो कंट्रोल करने का तरीका है कि आप लोकल सनत को अच्छे मौके दें, आप एग्रीकल्चर को बूस्टअप दें, आप सही। लाइव स्टॉक को ले आएं और इससे अलाइड जितनी भी आपकी शोबा जाते हैं इनको आप अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं तो ही आपके मसाइल हल होंगे, वरना ये आप कर्जे लेके कब तक अपनी मईशत को जी जी। चलाते रहेंगे। ठीक है कासिम साहब, एक और स्टोरी है, न्यूज़ बाइट है, मैं जिसे डिस्कस करना चाहूँगा। गवादर को टैक्स फ्री स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट करार दिया जाए, ऐसा कहना था। ये रिक्वेस्ट आई है बलूचिस्तान गवर्नमेंट से वफाकी हुकूमत को कि गवादर को खास तौर पर टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि हमने देखा कि जिन जिन ममालिक में टैक्स फ्री जोन हैं वहाँ कदरे बेहतर अंदाज से जो है बिजनेस कम्युनिटी इन्वेस्ट भी कर लेती है और आगे लोगों को जो परेशानी है वो भी नहीं होती, क्योंकि जाहिर है जिस तरह हम देखते हैं कि अगर छोटा इन्वेस्टर है वो भी इन्वेस्ट करते हुए घबराएगा नहीं, क्योंकि जाहिर है अगर टैक्सेस माफ़ कर दिए जाएंगे या उस एक पर्टिकुलर जोन में आपको अलाउ किया जाएगा कि यहाँ आप टैक्स फ्री जोन में अपना काम कर सकते हैं। क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए ये जो अमल है? देखिए, हमारे पास अब यही एक विंडो बची हुई है जी कि हम बहुत अरसे से गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों से कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से गवादर को हम अगर दुनिया के लिए अट्रैक्शन बना सकते हैं, जी जी लोग वहाँ जी पे जी आकर इन्वेस्टमेंट करें, लोकल इन्वेस्टर हो या इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट आके करें, जी। तो शायद हम सारी दुनिया से कनेक्ट भी हो सकते हैं और दुनिया की नज़रों में अच्छे इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लोकल जो वहाँ की मकामी तौर पे आप सूबाई हुकूमत हैं, अगर जी जी उन्होंने इस तरह का मुतालबा किया है तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी कोशिश की जाए, क्योंकि आप समझ लें कि 100% टैक्स फ्री किया जाए उससे आपके मसाइल हल नहीं होंगे, जी क्योंकि गवर्नमेंट की जो एक यही डायरेक्ट इन्वेस्ट ये टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, यही तरीका है कि आप अपनी मईशत को बेहतर कर सकें। ठीक है। तो लिहाजा जो वफाकी हुकूमत है उनको कंसीडर करना चाहिए सूबाई हुकूमत के इस मुतालबे को। राइट। अच्छा, जो अब देखते हैं हम ईरान के साथ डेफिनेटली जिस तरह के ट्रेड मुआहदे हुए, साथ साथ जिस तरह बॉर्डर पर शॉप्स भी खुली गई हैं, उसके बाद अब ईरान के साथ जो मुआहदे अमल में आए हैं, क्या समझते हैं कितना ज़रूरी था इस पूरे खत्े के लिए? क्योंकि ज़ाहिर है बलूचिस्तान हैज़ बीन अ डिबेट ऑलवेज कि बलूचिस्तान को इग्नोर किया जाता है या फिर निगलेक्ट किया जाता है, एक तरफ गवादर है एक तरफ ईरान है। देखिए, आप ईरान से अगर हमारे सूरत-हाल बेहतर हो सकती, जी गुज़िश्ता कई दहाइयों से हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे हैं जी जी। और ताल्लुकात अच्छे न होने की वजह से उसका पूरा फ़ायदा हिंदुस्तान ने उठाया है। ठीक है। तो हमारी सिक्योरिटी के भी इश्यूज वहाँ से हुए हैं जी जी और अगर माशी हमें इशू आता है कि हम अगर हाथ बढ़ाते हैं या ईरान हमारी तरफ जी जी हाथ बढ़ाता है तो अमेरिका को ज़्यादा तकलीफ होती है। तो लिहाजा हमें ये इशू पे सफारती सतह पे कोशिश करनी चाहिए कि भाई हमें अपने लोकल जो इश्यूज हैं, जी। पड़ोसी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, कम से कम वो हमें बेहतर इस्तवार करना करने चाहिए। या हमें सही। बेहतर करने के लिए तो हमारे इश्यूज में आप या हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करें। जी जी आप देखें, अगर हमें गैस या जो पेट्रोल वहाँ से मिल सकता है या तेल के वहाँ से मिल सकता है तो हमारी मईशत के पे जो सबसे बड़ा बोझ है वहाँ से हमें सस्ता। आप देखिए, जी इनडायरेक्ट तो हमें स्मगलिंग करके ईरान का तेल बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अगर हमें वो कानूनी तरीके से अगर दोस्ताना माहौल में मुयसर हो जाए तो हो जी सकता है जी इससे सस्ता भी मिल जाए और हमारे मईशत पे जो बहुत बड़ा वजन है जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप पेट्रोल या जो ये तेल की मसनूआत है जी उसका डायरेक्ट आपके 30-40 चीज़ों से असर पड़ता है। वो गरीब हो अमीर हो उसका उससे ज़रूर किसी न किसी तरीके जी से जी वास्ता पड़ता है। तो लिहाजा अगर हमें यही चीज़ें अपने दोस्त या पड़ोसी ममालिक से मिल जाएं तो हम इन मामलात में तो लिहाजा हमें मईशत के साथ साथ अपने सफारती मामलात या सफारती चीज़ों को भी आगे लाकर बिल्कुल इन ठीक। मामलात पे वो करने चाहिए। सही। अच्छा, अब थोड़ा सियासी मंजरनामे को अगर डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि तोड़ जोड़ ज़ाहिर डेफिनेटली जारी है, क्योंकि पीटीआई की जो जिस तरह के हालात पैदा हो गए, अब पीटीआई को लोग छोड़ के जा रहे हैं और ठीक ठाक तादाद में लोग छोड़ के जा चुके हैं। लगभग 220 जो पीटीआई के कारकुन थे या सियासतदान थे वो छोड़ के जा चुके हैं। अब एक खबर है जिसमें कहा जा रहा है जी कि जरदारी से 25 रहनुमाओं की मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शामिल, शमूलियत के ख्वाह मजीद 30 की फहरिस्त साबिक सदर के हवाले। क्या देखते हैं आने वाला जो ज़ाहिर है, साल है उसमें किस तरह की सियासत सामने आएगी? देखिए, इसी साल में इलेक्शन भी होने हैं, जी क्योंकि मुद्दत जो है
जमहूरी तरीके से वो अगस्त में पूरी हो रही है। तो लिहाजा हर सियासी जमात कोशिश करेगी कि अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ला सकें। जी देखिए पीटीआई कोई सियासी तौर पे इतनी मुस्तहकम जमात नहीं थी या वो बड़ी नजरियाती जमात थी जिससे जी जी लोग जो है वो इस सूरत-हाल में साथ रहे। 9 मई के वाक़यात के बाद 2 चीज़ों का प्रेशर था। लोगों पे जो गए हुए थे, उन पे चूँकि आप रियासत से गद्दारी कर जी लें, जी रियासत से इस तरीके से आप ट्रीट करें तो लोग तो रिएक्ट करेंगे। तो एक तो वो थे जो देख रहे थे सियासी सिचुएशन को। जी तो एक चीज़ होती है कि चूँकि ये वो लोग थे जो ज़्यादा तौर पे पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज़ को छोड़कर जी जी पीटीआई की तरफ गए। जी तो मेरे ख्याल में ये वो मेहमान थे जो किसी और के पास चले गए थे, वापस अपनी-अपनी जगह पर आ रहे हैं। जी तो ये एक अच्छी बात है अगर पाकिस्तान में सियासी माहौल बन सकता है, लेकिन सियासी जमातों को भी देखना चाहिए कि लोग किस किरदार के हैं, उनके दामन पे किस किस्म के दाग हैं। अगर अच्छे लोग हैं, अच्छे किरदार वाले, पाकिस्तान को सियासत में अच्छे किरदार वाले लोगों की ज़रूरत है। अगर अच्छे किरदार वाले लोग नहीं आएँगे, जी तो आपके जितने भी इश्यूज़ हैं और ये जो मौसमी मेंढक होते हैं या मौसमी जो परिंदे होते हैं ना, वो अगर आप सियासत में लेते आएँगे तो आपके इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं होंगे और यही सियासी इस अदम इस्तेहकाम रहेगा जो आपको गुज़िश्ता 3, 4, 5 सालों में नज़र आया है और सियासी तौर पे अच्छे फैसले नहीं किए गए। तो लिहाजा पाकिस्तान की जो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको सोच समझ कर इस किस्म के जो लोग आ रहे हैं या उनको वेलकम बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन किरदार ज़रूर देखना चाहिए कि अगली जो पार्लियामान आए, वो इतनी मुस्तहकम हो और बाकिरदार लोगों के साथ इतनी सियासी अच्छे फैसले कर सके जिससे आपकी मईशत भी बेहतर हो और जो मामलात हैं, वो बेहतर हो सकें। सही। अच्छा कासिम साहब, एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे। क्या चेयरमैन पीटीआई को नहीं मालूम था कि ये जितनी सिचुएशन पैदा हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर जिस तरह के वाकयात रोनुमा हुए, जिस तरह के सानहे रोनुमा हुए, 9 मई का जो सानहा है यकीनन कभी नहीं भूल सकती तारीख। फिर भी कंडेम नहीं किया गया, उस तरह सामने नहीं आई गई, स्टेटमेंट्स देते हुए बहुत देर की गई और फिर उसके बाद रोका भी नहीं गया इस इंतशार की सियासत से, अवाम को भी नहीं रोका गया, अवाम को बल्कि धकेला गया इस सारी सिचुएशन में। तो अब ये चीज़ें तो बड़ी क्लियर थी ना कि आने वाले जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं उसमें पीटीआई कहीं खड़ी नहीं दिखाई देती। जी, जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखिए कि वो बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जितने भी ज़िंदगी के और शोबे हैं, उसमें इतना ही वो ज़्यादा अच्छे फैसले कर सकता है। जी तो जी ज़्यादा आप देखें, जब से ही वो प्राइम मिनिस्टर बना और ये कि वो कैसे बना, किस तरीके से बना, हम उस पे कोई बहस नहीं कर रहे हैं। जी चलो जी बन गया, जी लेकिन उसने जो आके फैसले किए, वो फैसले तो ऐसे थे कि पाकिस्तान को माशी तौर पे, पाकिस्तान को सियासी तौर पे जी जी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को सिफारती तौर पर जिस तरीके से तनहा किया गया, उससे तो पाकिस्तान का तीनों शोबों में, सियासत में, मईशत में और सिफारत में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो लिहाजा शायद उनके पास जो लोग थे, उनको भी इदराक हो गया कि ये अच्छे फैसले नहीं कर रहा, सही। तो वो लोग भी छोड़ गए और 9 मई के बाद जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, उसका रद्द-ए-अमल भी आपको ज़ाहिर हो रहा है। तो लिहाजा मैं नहीं समझ रहा कि पाकिस्तान की सियासत में उसके लिए कोई स्पेस है। पहले भी नहीं था, ये जी मसनूई तौर पे इसको लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो लाए थे, अब वो शायद समझ चुके हैं कि भाई इसकी पाकिस्तान में कोई भी सियासी तौर पे कोई ज़रूरत नहीं, और जब तक आप पाकिस्तान की सियासत सियासी तौर पे मुस्तहकम जमातों के हवाले नहीं करेंगे, तो आपकी मईशत हो या सफारत हो, वो मुस्तहकम नहीं हो सकती। सही, बहुत शुक्रिया। कासिम राजफर हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे फिटनेस पर, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह की रूटीन और जिस तरह के माहौल में हम जिंदा हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो बहुत अनहेल्दी होता जा रहा है। इस पर बात करेंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिज़ाओं ने।
इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलवों पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। देखिए प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान इतवार शाम 6:30 बजे सिर्फ PTV न्यूज पर। भारत कश्मीर पर अपने झूठे बयानिए को फरोग देने के लिए हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिशें कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालात के मामूल पर होने के झूठे बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए भारत मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में माफराए अदालत कत्ल, गिरफ्तारियां, मुलाजमीन की बरतरफी और अमलाक की तबाही हालात के मामूल पर होने के भारतीय दावों की नफी करते हैं। नई दिल्ली ने कश्मीर को दुनिया का सबसे ज्यादा फौजी मौजूदगी वाला इलाका बना दिया है। आलमी बरादरी कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसले कश्मीर के हल करने के लिए भारत पर दबाव डाले। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फिटनेस की। फिटनेस कितना ज़रूरी अमल है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह की रूटीन और जिस तरह की डाइट प्लान्स हम फॉलो करते हैं आजकल यकीनन बहुत अनहेल्दी हो चुके हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह की हमारी रूटीन का हिस्सा है कि हम लेट बहुत खाते हैं, फिर उसके बाद ऐसे घंटों में ऐसे आवर्स में खा लेते हैं खाना कि जिसमें डाइजेशन का जो अमल है वो मुश्किल हो जाता है। तो यकीनन ये डाइजेस्ट नहीं होता, फिर उसकी फैट्स और फिर उसकी जो कैलोरीज हैं वो यकीनन हम बर्न नहीं कर पाते और वो बॉडी जो है वो फिर एक बहुत अजीब सी शेप लेना शुरू हो जाती है। लेकिन बहरहाल हेल्दी खाना और हेल्दी एक्सरसाइजेस, हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं। हम अमूमन देखते हैं कि एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता हमें। हमारे पास एक बहुत अच्छी एक्सक्यूज़ होती है जी कि मैं जिम अगर ज्वाइन करूँ तो किस टाइम ज्वाइन करूँ, या फिर घर में अगर प्रैक्टिस करूँ तो किस तरह करूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। हम TV देख लेंगे, हम ड्रामाज देख लेंगे, हम बहुत सी ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन बेड पर बैठे बैठे जो काम कर सकते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल एक्सर्शन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। किस तरह फिट रहा जाए और फिटनेस के अमल को रेगुलर किस तरह किया जाए, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुल मोहम्मद, फिटनेस ट्रेनर। गुल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। गुल, एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे, तासुर तो नहीं है, फैक्ट है इनफैक्ट कि हम थोड़े लेजी हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं जब एक्सर्शन की एक्सरसाइज की बात आती है। ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि आजकल के दौर में आप देख रहे हैं जी कि जंक फूड की तरफ जो है आवाम ज्यादा बहुत रुझान ज़्यादा है, जा रही है। बिल्कुल। फास्ट फूड होगी, ये सारी चीजें होंगी जी। मतलब कोई खाने का रूटीन नहीं है, कोई सोने का रूटीन नहीं है, जिसकी वजह से जो है आपकी बॉडी जो है लेजी हो जाती है। आप चाहते हैं जो भी, जैसे कि आपने भी बताया कि जो भी काम हो बेड पे हो, हाँ बिल्कुल, बैठे बैठे हो जाए, बिल्कुल मतलब बैठे बैठे चलना हो ना जाए, पड़े, हमें वॉक चलना करनी ना पड़े। पड़े, वॉक ना करना पड़े। सही। तो उसकी वजह यही है। और दूसरी चीज़ ये कि आप देख रहे हैं आजकल के दौर में कि हर बंदा मतलब एक एक डेढ़ घंटा जो है मोबाइल चला रहा है, रात में, सुबह में चला रहा है, दोपहर में चला रहा है, नींद भी कॉम्प्रोमाइज है। बिल्कुल, हाँ सही बात। तो वो फिटनेस को टाइम नहीं दे रहा। ठीक है। अपनी जो है आपने बताया कैलोरीज जो जी, है ओवर इनटेक कैलोरीज कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल करता जा रहा है। मतलब कोई रूटीन नहीं है खाने की और कोई बर्निंग नहीं है, कोई एक्सक्यूजेज नहीं है, बस वो अपनी रूटीन को जो है इसी तरह वो कर रहे हैं, सही। जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो है अलग अलग ऐसे वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता ठीक है। आपको पता ही नहीं होता, आप डायबिटिक पेशेंट हो जाते हो, सही सही। हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी वजूहत, हार्ट की बीमारियां और ये सब हार्ट की चीजें, हाँ, बीमारियां सही, जो। ठीक है। अच्छा गुल, एक ये बताएं कि किस तरह रूटीन में रेगुलर किस तरह रहा जाए। हम शुरू कर लेते हैं, फिर हम बड़े जोश से जाते हैं, और ये सभी करते हैं हम लोग मेरे ख्याल से। हमने एडमिशन भी लिया, हम शुरू भी कर देते हैं, थोड़ा बेहतरी आने लगती है जब बॉडी को फील होने लगता है कि हाँ
एग्जर्शन हो रही है, बॉडी कैलोरीज बर्न करने का एक प्रोसेस है वो स्टार्ट कर चुकी है, फिर हम कहीं ना कहीं कहते हैं जी मैं तो बहुत फिट हो गया हूँ, 1-2 महीने 2-3 महीने के बाद ही, और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, घर बैठ जाते हैं, और बॉडी एक उससे भी पहले से भी ज़्यादा जो है वो बुरी हालत में चली जाती है कुछ महीनों के बाद। तो ये रूटीन में रहना कितना ज़रूरी है, रेगुलर किस तरह करें एक्सरसाइज? देखिए, सबसे पहली मैं सजेशन दूंगा कि अगर आप टाइम निकाल रहे हो एक्सरसाइज के लिए, वैसे तो एक्सरसाइज आप ज़रूरी नहीं है कि जिम में जाके करें जी, आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं, आप पार्क में जाके जॉगिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप ठीक है, एब्डोमिनल वर्कआउट कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आप प्रॉपर टाइम स्पेंड कर रहे हो जिम के लिए, तो आपका कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एक अच्छे जिम में जाएं और बेहतरीन किसी अच्छे ट्रेनर की तरफ जो है रुजू करें, जो कि आपको प्रॉपर लेके चले। अक्सर लोग ये होता है कि जिम ज्वाइन करते हैं और जिम ज्वाइन करने के साथ ही जो है एकदम हाँ, अपनी तरफ से जो आया वो वर्कआउट कर लिया सारा, बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो उसकी वजह स्लोली आगे बढ़ने का प्रोसेस बिल्कुल स्लो जो है ना स्टार्ट करना चाहिए। स्ट्रेचिंग बॉडी से को आदत start- होनी चाहिए ना उस हाँ, चीज की, सही। तो उससे ये होता है कि आप जो है लॉन्ग टर्म तक आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ठीक है। किसी के अंडर आप ट्रेनिंग जब करते हो, आपको पता नहीं होगा कि हमने कैसे लेके चलना। जो आपका ट्रेनर होता है तो वो आपको बिल्कुल नॉविस से लेके लेवल बाय लेवल आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे आपको ये है कि आप छोड़ नहीं सकते एक्सरसाइज। आप खुद से जब करते हो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम, उसके बाद जो है यही होता है कि आप समझते हो कि मैं ओवर फिट हो गया हूँ, हालांकि सही, ऐसा कुछ नहीं होता। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, 40 साल जो क्रॉस कर जाते हैं हमारी खवातीन हैं या मर्द हैं, अगर 40 अबव हो जाते हैं, फिर उसके बाद कहा जाता है कि एक तासुर क्रिएट हो गया कि जी तेज़ भी ना भागा जाए, रनिंग भी ना की जाए, वॉक भी आहिस्ता आहिस्ता करें, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ बॉडी का भी वो पावर या एनर्जी नहीं रहती। इसमें कोई सदाकत है, या फिर नॉर्मल हम जिस तरह हम टीन एज में या जिस तरह हम अपनी टी एज में कर सकते हैं, उस तरह हम जाके उसमें भी कर सकते हैं 40 अबव? देखिए, सबसे पहली चीज कि एक्सरसाइज की जो है ना कोई एज नहीं है, कोई वो नहीं है एज की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 40 के बाद जो है आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। ठीक है, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जैसे कि मैंने बताया, अच्छे ट्रेनर के साथ जी, स्लो से स्टार्ट लें आप। सही है। उससे होता ये है कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं किसी के अंडर, जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता नहीं होता मुझे कैसे स्टार्ट करनी है। हाँ, तो एज का कोई फैक्टर नहीं है इसके अंदर। आप अपनी एक्सरसाइज करें किसी अच्छे ट्रेनर के साथ, किसी अच्छे इदारे में या किसी अच्छे जिम में। जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको स्लो जब वो लेके चलेंगे, आजकल के दौर में जैसे आपने बताया 40 के बाद जो है, अक्सर मेरे पास जितने क्लाइंट आते हैं, तो मैंने क्लासेस लेता हूं, तो उसमें जो रेशो होता है, डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट के पेशेंट्स होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उनकी कोई डाइट पे कंट्रोल नहीं होता। जब पता चलता है, डॉक्टर उनको सजेस्ट कर देता है कि आपको जिम जाना है, तो बाद में उनको ये रियलाइज होता है कि अब जो है एज निकल चुकी है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, एज से कोई ताल्लुक नहीं है, एज से कोई कभी ताल्लुक भी नहीं, शुरू कर सकते हैं, कभी भी स्टार्ट कर अच्छा, सकते हैं। गुल, एक और बड़ा अहम सवाल है जो कि हम अक्सर पूछते हैं, कम खाएंगे तो कमज़ोरी हो जाती है, ज़्यादा खाएं आपका वेट बढ़ने लगता है, और पोर्शंस में कहते हैं कि जी अच्छा होता है, हेल्दी होता है, पर हमारे पास टाइम नहीं है पोर्शंस में खाने का। हम एक ही टाइम बैठते हैं, दस्तरखान पे खा लिया, पेट भर लिया, फिर उसके बाद हमने टाइम सेट किया है शायद, मेरे ख्याल से कि दोपहर में खाने लाजमी है, रात में खाना लाजमी है। इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है अपनी फिटनेस के साथ, अपनी एक्सरसाइज के साथ? सबसे पहली चीज़ कि जब आप एक जैसे कि डाइट आप उसके मतलब पूछ रहे हैं, जी, मतलब एक्सरसाइज के साथ डाइट का किस तरह कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है? कम से कम जो आपके मील होने चाहिए 4 होने चाहिए, हेल्दी, वो भी 24 घंटे के अंदर 4 मील होने 4 चाहिए। मील, ठीक है, सही है, ठीक है। सुबह का जब आप स्टार्टअप ले रहे हो, अक्सर लोगों का जो स्टार्टअप है वो भी खराब है बिल्कुल, ठीक है, जैसे कि चाय से, पराठे से स्टार्ट लेते हाँ, हैं, सही बात, और पूरा दिन शुरू ही अनहेल्दी कर देते हैं, अनहेल्दी, फिर आपकी बॉडी में एंजाइटी, सारी चीजें, मामला। कोशिश करें कि अच्छे हेल्दी फूड की तरफ जाएं। अच्छा, सुबह तो ऑयल को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए ना, ऐसी चीजें ले लेनी चाहिए, या फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी लें आप, ब्लैक कॉफी सुबह ले में। सकते हैं, ठीक है, हाँ। वो चीजें जो बर्न करती हैं। एग वाइट्स खाएं आप, ब्राउन ठीक है। ब्रेड का इस्तेमाल करें सही, मॉर्निंग में जैसे कि, और पीनट बटर का इस्तेमाल करें आप, ठीक है, हाँ, ठीक है, हेल्दी है आपकी बॉडी के लिए, रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, राइट, जो कि लोग नहीं करते आजकल के अच्छा, दौर में। सही, तो इस तरह 4 मील कम से कम आपके नॉर्मल लाइफ में होने चाहिए। अच्छा, मील्स की जो पोर्शन मैं जैसे कह रहा था ना कि खाने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा भर लेते हैं, गले तक भर लेते हैं, फिर हमसे उठा भी नहीं जाता,
और हमारा दिल चाहता है हम जाके लेट जाएं, सो भी जाते हैं, एसिडिटी और ये सारे फैक्टर्स भी बढ़ जाते हैं। अब अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है कोई मर्द या औरत, तो वो किस तरह कितने पोर्शंस में खाना खाए, मतलब क्वांटिटी क्या होनी चाहिए उसकी सर एक्सरसाइज? क्वांटिटी जो है डिपेंड करती है आपके बीएमआई पे, ठीक है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास पे। राइट। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं, आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए आप। ठीक है, ठीक है। 4 मील खा रहे हैं आप जब यानी सुबह वो कहा जाता है ना भूख रख के खाना चाहिए, वो मेरे ख्याल तासुर सही, ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सही है ये तासुर। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जब हम रात को सो रहे हैं जी। तो 4 घंटे पहले जो है ना ये सारा वाइंड अप करना चाहिए। ठीक है। अक्सर लोग ये करते हैं कि खाना खा के सो जाते हैं फौरन फौरन 12-1 बजे खाना खाया और बेड में और घुस गए। बेड पे सो सही। गए, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात हो जाते फिर हैं। रात नींद भी आई थिंक डिस्टर्ब रहती है, और वो जो खाना है वो डाइजेस्ट भी नहीं होता। नहीं होता, बॉडी सही। में डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बहुत ठीक है, उसकी वजह ठीक से। है। तो हेल्दी फूड जो है हमें कोशिश करनी चाहिए दोपहर के वक्त फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो मौसमी फ्रूट्स आते हैं उनका इस्तेमाल करें तो ये बेहतर होगा। राइट। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह आपने फ्रूट्स का भी जिक्र किया और हेल्दी डाइट का भी जिक्र किया, एक्सरसाइज ज़ाहिर है चूँकि लोग ये करते हैं कि चले हम खाने से रोक लेते हैं, किसी हद तक रुक भी जाता है, या वेट बढ़ना या कम होना किसी हद तक आप टोन डाउन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वर्जिश बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज के इंटरवल्स क्या हों, यानी 24 घंटे के अंदर कितना टाइम आपने निकालना है एक्सरसाइज के लिए? 45 मिनट, बस 45 मिनट निकालने हैं। अगर आप कार्डियो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम बहुत है ये। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। और अगर कोई इससे ज़्यादा कर लेता है? इससे ज्यादा कर लेता है तो कोई इशू नहीं है, पर जब आप ज्यादा करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं। बॉडी एग्जॉस्ट होने लग जाती है। बिल्कुल, ठीक है। आप थक जाएंगे, बोलोगे यार मैं किस अमल में पड़ गया हूँ। सही। तो लिमिटेड टाइम होना चाहिए, और 1 घंटा 10 मिनट मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा है ये भी। अच्छा, ये भी बहुत 45 मिनट मोर देन इनफ। अच्छा गुल, जो लोग नया जिम स्टार्ट करते हैं या फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, अक्सर ये शिकायत हमने देखी है कि 3 दिन 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद वो फिर 1 हफ्ता बेड पे बैठ जाते हैं। वो कहते हैं जी मुझे क्रैम्प्स पड़ गए हैं, मेरी बॉडी हिल नहीं रही, बिल्कुल स्टिफ हो गई है। इसको ये क्यों होता है, पहले तो ये बताएं, और उसके बाद इसको किस तरह खत्म किया जा सकता है? ये उन लोगों के साथ होता है जी। कि जिन्होंने बस कोई मूवी देखी, कोई वीडियो क्लिप देखा, मोटिवेट हो गए और जिम चले गए, और उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। अब डिफरेंट मशीन्स अवेलेबल है वहाँ पे, हाँ। और उन्होंने अपनी तरफ से लगा शौक लिया। में आके। बिल्कुल। तो उसकी वजह से ये होता है कि मसल टीयर हो जाते हैं, ठीक है। क्रैम्प्स आते हैं बॉडी के अंदर। अब उनको ये भी पता नहीं होता कि प्री वर्कआउट क्या खाना चाहिए। एक्सरसाइज से पहले भी जो एक मील होता है प्रॉपर, वो खा के फिर एक्सरसाइज करनी होती है। फौरन एक्सरसाइज के बाद 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। अच्छा, अब वो किस मील से मिलेगा? हाँ। तो वो चीज़ खाते नहीं है। अक्सर लोग ये करते हैं कि जैसे कि एक्सरसाइज कर ली, नए नए जैसे आपने बताया, हाँ। एक्सरसाइज की तो कोई मील नहीं लिया, कुछ भी नहीं, पानी पी के एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, और एक्सरसाइज के बाद भी कुछ भी नहीं खाया। तो उसी से यही सारे मामलात होते हैं। आपके जो है बॉडी में क्रैम्प्स आएंगे, आपको सही। बहुत ज़्यादा जो है दर्द होगा बॉडी के ठीक है, अंदर। ठीक है, सही। अच्छा, ये बताएं कि सुबह में ज़्यादा बेनिफिशियल है एक्सरसाइज, या फिर शाम में भी कर सकते हैं? और फिर अगर सुबह कर रहे हैं तो हम यूजुअली खाली पेट करते हैं, शाम में अगर कर रहे हैं तो हम खाना खाने के बाद कर रहे होते हैं। ये दोनों में ज़रा डिफरेंस बताएं, कौन सा ज़्यादा मुफीद है, ये बताएं, सुबह या शाम? देखें, आपकी रूटीन पे डिपेंड करता है ठीक है। कि आपकी रूटीन कौन सी है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक उनको जो है शाम को ही टाइम मिलता है। बिल्कुल ठीक है, हाँ, ऑफिस की वजह से या काम की वजह से। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ सुबह में ही टाइम मिलता है, वो शाम में बिजी होते हैं। सही, शाम में बिजी ठीक है, सही है। तो आप जब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो जो आपका न्यूट्रिशन है, जो डाइट कंसल्टेंट है, जो आपका ट्रेनर है, तो वो आपको सही गाइड करता है ठीक है। कि आपने जो है सुबह में जब आ रहे हैं उस हिसाब से आपके मील्स होते हैं। जब आप शाम में एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं आपको उस हिसाब से मील्स होते हैं आपके। राइट, राइट। तो इसी तरह जो है आपकी जो रूटीन होती है, आपके जो है ट्रेनर के जी उस पे इंस्ट्रक्शंस पे, या आपके जो है कंसल्टेंट है उसके उस पे। सही। अच्छा, अगर लेट सपोज मैं ख़वातीन के लिए पूछना चाहूँगा, क्योंकि घर पे अगर वो स्टार्ट करें एक्सरसाइज, या फिर जिम नहीं जा सकती, टाइम नहीं मिलता, बच्चे भी संभालने हैं, घर भी देखना है, फिर काम भी करना है, वो कौन से ऐसे चंद इनिशियल स्टेप्स हैं कि जहाँ से शुरू कर सकती हैं, और फिर उसके बाद आगे तो खैर वो बढ़ेंगी जब बढ़ेंगी, लेकिन स्टार्ट किस तरह लिया जाए? देखें, स्टार्टअप इस तरह लें, अक्सर आप एक ट्रेंड बन चुका है हमारे पास कि हर घर में ट्रेडमिल है। हाँ बिल्कुल, अब तो तकरीबन हर घर में है। जी, हर घर में मैट है एक्सरसाइज करने वाला। बिल्कुल ठीक है। आजकल के अब मैं देख रहा हूँ जहाँ जी, पे बिल्कुल है, बिल्कुल जितने है। मेरे क्लाइंट्स हैं, हाँ। वो भी जब जिम नहीं आते, सर मैंने जो है घर पे कर लिया। घर पे कर ली एक्सरसाइज। ठीक है।
जो आपको प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलता है ना, जी। वो घर में नहीं मिल सकता। ठीक है। जब टेम्पररी बेसिस पे आप कर सकते हो, हाँ पे वो तो ठीक है, मतलब आप बेसिक फिट रहने के लिए थोड़ा सा कर लिया। आप लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते घर के अंदर। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। हाँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है। अब ऐसे ऐसे लोग भी हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, जिनके घर में पूरा का पूरा जो है एक जो फ्लोर है पूरा जिम है, ठीक है, उसके बावजूद वो घर पे नहीं कर घर पाते। पे नहीं कर पाते। बोलते हैं कि सर एटमॉस्फेयर नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। हाँ सही सही। तो करें, बेसिक लेवल से स्टार्ट करें। आपको पता है यूट्यूब का जमाना है, हर बंदा एक्सरसाइजेस जानता है। बिल्कुल ठीक। तो आप घर पे छोटे छोटे स्टेप्स, जो लेडीज की स्ट्रेचिंग वर्कआउट्स हैं, थोड़े थोड़े योगा के पोजेस हैं, स्टार्टअप लें, पर कोशिश करें कि नियर कोई जिम ज्वाइन करें, सही है। कोई फिटनेस का इदारा ज्वाइन कर लें, ठीक है। उससे मजीद अच्छा रिजल्ट आ जाता है। आई थिंक उसमें सोशल नेटवर्किंग भी हो जाती है आपकी, आप मिल भी लेते हैं लोगों से, बिल्कुल ऐसे ही मोटिवेशनल एक फोर्स जो आपने जिक्र किया वो भी रहती है, ऐसा ही है ना? जो बात है। सही। अच्छा गुल, बूढ़े अफराद खास तौर पे, अगर मैं बात करूँ 60+, दिल के आर्जे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मुब्तला हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल रहते हैं, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ख़ास तौर पर उसकी अप एंड डाउन का जो सिलसिला है वो बढ़ जाता है, और भी बहुत सी बीमारियाँ, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा जो 60+ एरा है, ये यकीनन वेस्ट की तरह नहीं है कि वेस्ट में अगर लोग 60+ हैं तो वो महसूस भी नहीं होता, फिट रहते हैं, उनकी डाइट प्लान्स भी अच्छे हैं। हमारे यहाँ जो बूढ़े अफराद हैं वो किस तरह अपने दिन का स्टार्ट करें, और फिर उसके बाद कोई अगर एक्सरसाइज उनके लिए है, चाहे कुर्सी पे बैठे बैठे या बेड पे लेटे लेटे कोई अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। उनको तो मैं एक चीज़ गाइड करूँगा कि उनको कोशिश करें कि सुबह में वो कार्डियो एक्टिविटी परफॉर्म करें। अच्छा, यानी वॉक हो गई, वॉक करें या जॉगिंग तो खैर 60+ कर नहीं सकते, क्योंकि ठीक है, नीज सही और है। एंकल जी। का, लोअर बैक का इशू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। कार्डियो एक्टिविटी करें मॉर्निंग में। अच्छा, सुबह में साथ, अगर घर में कोई पार्क है, घर के साथ कोई पार्क है, तो उसमें जो है मतलब विदाउट शूज जो है ना, घास पे नंगे पाँव, ये भी एक कनेक्शन बनता है मेरे ख्याल से, आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर जो पेशेंट्स होते हैं, हार्ट पेशेंट, उनके लिए बहुत अच्छी थेरेपी है ये। ठीक है, ठीक है। वो कोशिश करें अपना स्टार्टअप जो है ना, नॉर्मल जो मतलब ज्यादा ह्यूज लेवल पे नहीं, सही, एक कार्डियो एक्टिविटी से स्टार्ट करें, एक स्टार्टअप अच्छा रहेगा उनका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। कोशिश करें कि रात को जब सोएं तो थोड़ी जो, जैसे कि 60+ आजकल जो मैं देख रहा हूँ, 40+ जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनके अंदर सर्वाइकल का इशू बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा, लोअर बैक का इशू खवातीन में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है मसला। जी। तो उनको चाहिए कि वो स्ट्रेचिंग करें। ठीक है। डिफरेंट वर्कआउट्स हैं, तो उनकी स्ट्रेचिंग करें रात को, उसके बाद जो है वो सोएं। सही। और यकीनन मेरे ख्याल जिस तरह सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक साबित हो सकती है, उस तरह खुद से एक्सरसाइज करना भी थोड़ी बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो बेहतर ये है कि किसी ट्रेनर से रब्ता किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर नहीं भी जा सकते तो आई थिंक वीडियो कॉल्स का जमाना है, या फिर इस तरह की जो होम बेस्ड ट्रेनिंग है वो तो देखिए, बेसिक जो एक्सरसाइजेज है ना, स्ट्रेचिंग की बेसिक जो आपकी जो वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं जी, हर किसी को पता होती है। ठीक है, ठीक है। कि स्ट्रेचिंग इस तरह है, तो वो जैसे मैंने बताया कि 60+ वाले तो रात को जब वो वाइंड अप करें अपना दिन को, जब सोने लगें तो वो थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें। मॉर्निंग में जो स्टार्टअप लें अपना, तो कार्डियो एक्टिविटी से लें। इसी वजह से उनको चाहिए कि ये अपनी जो उनकी रूटीन है रोजमर्रा की, उसमें ये चीजें ऐड करें, तो उससे ज्यादा बेहतरी आ सकती है उनके लिए। राइट। बहुत शुक्रिया। गुल मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनन फिटनेस एक बहुत ज़रूरी अमल है कि जिस पर जितनी बात की जाए उतना कम है, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ अब एक और मुअज़्ज़िज़ मेहमान ज़रूरी है, मैं थोड़ा तारुफ कराता चलूँ। हमारी जो ख़वातीन हैं वो हर प्रोफेशन में हमारे साथ मौजूद हैं और शाना बशाना खड़े दिखाई देती हैं। हम देखते हैं कि जिस तरह ख़वातीन आज की बहुत एम्पावर्ड हैं, हमारे साथ मर्दों के साथ खास तौर पर शाना बशाना खड़ी हुई है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो IT सेक्टर हो या फिर कोई ऐसी फील्ड के जिसे हम कहते हैं कि सिर्फ मर्द हज़रात ही परफॉर्म कर सकते हैं उसमें, चाहे इंजीनियरिंग की फील्ड है, IT सेक्टर है, और भी बहुत से ऐसे हम देखते हैं फील्ड्स हैं। अब तो पेट्रोल पंप से हमने देखा कि जिस तरह एक बहुत खुशाइंद अमल शुरू हुआ है कि ख़वातीन जो है वो फिलिंग स्टेशंस पर काम कर रही हैं, ये भी एक बहुत खूबसूरत अमल है। बहरहाल जी, IT फील्ड हम देखते हैं कि एक टेक्निकल फील्ड है
और ख़वातीन पहले सामने नहीं आती थी, इस फील्ड में नहीं आती थी। वो यूजुअली मर्द हजरात दिखाई देते थे कि वो पढ़ते भी हैं और फिर काम भी करते हैं आगे। लेकिन अब ख़वातीन का जो किरदार है आईटी सेक्टर में वो बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ आज एक यंग ब्राइट आईटी एक्सपर्ट मौजूद हैं। राबिया नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, फाइनलिस्ट इन डिजिटल वुमेन अवार्ड्स और भी बहुत सी जगहों पर परफॉर्म कर चुकी हैं। राबिया, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। राबिया, ये बताइएगा कि हमने जिस तरह डिस्कस किया कि बहुत मुश्किल फील्ड है आईटी सेक्टर, हम देखते हैं कि ख़वातीन ख़ासतौर पर नहीं रुझान होता। आपने किस तरह सोचा कि आईटी सेक्टर को ज्वाइन करना चाहिए, फिर इसमें एक्सेल करना चाहिए आगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। पर जैसे कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, शिफ्ट थिंक डिफरेंट और थिंक डिजिटली। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई लोगों की सोचने में और काम करने की रूटीन में। उसकी वजह से एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। ख़वातीन ने सोचा कि किस तरह वो अपने बिजनेस को आईटी के साथ जो है लिंक करके आगे बढ़ सकती हैं। मेरा खुद का जो आईटी का आगाज़ वो 2016 में स्टार्ट हुआ था और मैंने उसका एक सोशल मीडिया से स्टार्ट किया था, फेसबुक से स्टार्ट किया था। और अगर आप मेरा नाम सर्च करेंगे राबिया नासिर महमूद तो मेरा नाम जो है गूगल पर मौजूद है। पर मेरे स्टार्टअप जो हैं जो आईटी से रिलेटेड हैं, द लीडिंग वुमेन ऑफ द वर्ल्ड डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और शातिमार डिजिटल सर्विसेज, ये 2020 में मैंने इसका आगाज़। जी सही। अच्छा तो अच्छा आना जी मेरे ख्याल से डिसाइड अगर आप कर लें कि आपने इस फील्ड में जाना। ठीक है। अच्छा राबिया, हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन, कहीं ना कहीं कोई परेशानी ऐसी या फिर कॉन्फिडेंस की कमी कि वो ऑप्ट नहीं कर पाते, चाहते हुए भी ऑप्ट नहीं कर पाते। ऐसी ख़वातीन को क्या करना चाहिए, किस तरह अपने जो फियर्स हैं उनको पीछे छोड़ के, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी औरत बड़ी एम्पावर्ड औरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। फियर्स जो है, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, चाहे वो आईटी की फील्ड है चाहे किसी भी फील्ड, जो स्टीरियोटाइप्स हैं जो पहले के, अब तो काफी चीजें चेंज हो गई हैं। मतलब पहले जो ख़वातीन का रोल था वो ये समझा जाता था कि घरों में होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आई, वर्क फोर्स में वो शामिल होना स्टार्ट हुई। जो आज की डिजिटल दौर जो चल रहा है, मैं ये समझती हूँ अगर ख़वातीन दो चीजों पे काम करना स्टार्ट करें। नंबर एक, कि वो सोचना स्टार्ट करें कि वो इस दुनिया में कुछ बेहतर रोल प्ले कर सकती हैं, ना सिर्फ घर में बल्कि ऑल्सो इन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक फील्ड एज वेल। और डिजिटल फील्ड तो जबरदस्त है। तो फियर मतलब अगर आप वो अपने मकासद बड़े तय करेंगी तो मेरे ख्याल में फियर उनके रास्ते में आड़े नहीं आएंगे। और अगर आप किसी भी फील्ड में जाएं, फियर्स आपको होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, इस वजह से मेरे ख्याल में फियर इसलिए होते हैं कि आपको उसके बारे में पूरी मुकम्मल तौर पर नॉलेज नहीं होती। ठीक है। तो किसी भी फील्ड में जाएं, आप उसके बारे में गैदर करना स्टार्ट करें मालूमात को। जितनी ज़्यादा आप मालूमात गैदर कर लेंगे, उस फील्ड के लोगों से नेटवर्किंग कर लेंगे, तो आपके फियर्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। सही। अच्छा, चैलेंजेस क्या क्या हैं? क्योंकि ज़ाहिर है जब आप किसी ऐसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करें कि जिसमें ज़ाहिर है रुझान ना हो ख़वातीन का उस तरह, आपने चूँकि बहुत एक्टिवली और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को भी ज्वाइन कर चुकी है, जा चुकी हैं वहाँ पे, चैलेंजेस क्या क्या है ख़वातीन के लिए आईटी सेक्टर में अगर हम डिस्कस करें तो? समझती हूँ कि चैलेंजेस आज की दुनिया में जो ख़वातीन को आईटी के सेक्टर में मौजूद हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनको डिफरेंट तरीके से इसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है। मिसाल के तौर पर आज के दौर में आपको पता है कि यूएन के जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें ये कहा गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू आईटी के जरिए ज़रूरी है, नंबर 1। एंड नंबर 2, जेंडर इक्वल माशरा जो होते हैं, जिसमें ख़वातीन को भी बराबर का जो है पार्लियामेंट में और बिल्कुल फील्ड में बराबर का हक होता है, वो आगे बढ़ते हैं और ग्रो करते हैं। आप जो है एक ऐसा मुल्क है जिसमें इतनी तमाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बड़ा काम कर रहा है। तो चैलेंजेस इकोनॉमीज के लिहाज से, कंट्रीज के लिहाज से, जोग्राफी के लिहाज से वेरीज करते हैं। ठीक है। और जिन माशरों में मालूमात की कमी होती है, तो एक्सेस टू नॉलेज, एक्सेस टू सेल्फ नॉलेज, तो वहाँ चैलेंजेस आते हैं। और मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा नॉलेज है। बट आज की दुनिया में क्योंकि मोबाइल मौजूद है हर हाथ में, तो अगर वो राइट क्वेश्चन पूछें इंटरनेट से, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी में चैलेंज दरपेश मेरे ख्याल में जो भी चैलेंज है वो हमारा एक इनर चैलेंज है
कि जब आप क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं होती, क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन जी। वो भी जो स्टेप्स लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल पे आगे बढ़ते हैं। जी, जी। राहें जो हैं वो क्लियर नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं, और मौके भी। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी इसी तरह, लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था तो इंटरनेट पे लाइव टूल उस टाइम आया था फेसबुक का, और मुझे बात करने का और कम्युनिकेट करने का शौक था, नेटवर्किंग का शौक था। तो उस पर मैंने 1000 लोगों के इंटरव्यूज दिए थे इनिशियली 2016 की बात, उसी से मेरा नेटवर्क रिलीज हुआ था। तो मतलब ये है कि अब 28,000 से ज़्यादा लोग मेरे फेसबुक के प्रोफाइल पे हैं। ठीक है। तो उस छोटी सी एक नेटवर्किंग से चीज़ें बहुत ज़्यादा अब आगे बढ़ गई हैं। तो सही। खवातीन को जो चैलेंजेस इस टाइम होने दरपेश हैं, उनको देखना चाहिए कि उसको पॉजिटिवली कैसे वो फेसबुक पे यूट्यूब पे वो क्वेश्चन लिख के सर्च करें जी। और सादी जबान में लगे, तो उनको लाखों जवाब मिल जाएंगे। और जिस फील्ड में रहना चाहते हैं, बट आईटी सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि पूरी दुनिया में आज 70 सिर्फ प्लेटफॉर्म सही। आईटी ई कॉमर्स के मौजूद है, यानी कि Right. इतना बड़ा स्कोप है। और खवातीन तो वैसे भी कम है, तो इनको आगे आना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। राबिया नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद थी, यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है अपनी फील्ड में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आईटी सेक्टर में खास तौर पर खवातीन का जो किरदार अब है, हम देख रहे थे कि कभी मौजूदा जो सिचुएशन थी हमने देखा कि, और फिर उसके बाद हम माजी में भी अगर देखें तो खवातीन आगे नहीं आती थी, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड है या फिर कंप्यूटर्स की फील्ड है या फिर इस तरह की जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें नहीं आती थी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, हम देखिए कि अब खवातीन का जो रुझान है और इंटरेस्ट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। ये जो एवेन्यूज़ हैं ये डिक्लेयर किए जाते थे, कभी तो एसोसिएट किए जाते थे कि जी ये सिर्फ मर्द हजरात से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारी जो खवातीन है वो मर्दों के शाना बशाना सारे प्रोफेशंस में, ख़ास तौर पर ये जो आज हमने प्रोफेशन किया आईटी की फील्ड में, अब देखते हैं कि बहुत सी बच्चियां आगे आती हैं, एक्सेल करती हैं और फिर बहुत बड़े बड़े नाम भी बने हैं। जिस तरह आज हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद थी, यकीनन उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। हम अपलॉड करते हैं जी, हमारी आज की जो नौजवान नस्ल है उसे भी अपलॉड करते हैं, और फिर उसके बाद हम मुबारकबाद देते हैं हमारी खवातीन को कि वो आगे बढ़ रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।